everything's perfect. हमेशा इसी पे रिकॉर्डिंग होती है, इतनी आदत नहीं। थोड़ा सा और क्या है, ये लो आएगा ना जोर से। बट हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरे सारथी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। ठीक है, अभी तक हमने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट कवर कर लिया, SC/ST एक्ट कर लिया और भी बहुत सारे एक्ट जो है हम कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। ठीक है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, इसमें आपके जो टोटल सेक्शंस आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10। बाकी के प्रोविजंस आपके APO के सिलेबस से बाहर कर दिए गए हैं। तो आज हम जो बेसिकली फोकस करेंगे वो इन्हीं पर्टिकुलर सेक्शन पे फोकस करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड, इस सेक्शन से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस है, जितने भी चैप्टर्स है इस एक्ट में जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसके केस लॉ के सीरीज हम बाद में लेके आएंगे। तो आज हम किस पे फोकस करेंगे? मेनली हम फोकस करेंगे आपके बैरक रीडिंग पे। चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सबने मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी होगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा यहाँ जिसने मुन्ना भाई MBBS मूवी नहीं देखी होगी। ठीक है, मुन्ना भाई उस मूवी में क्या रहते हैं? पहले तो रहते हैं गैंगस्टर। ठीक है, लेकिन जब उनको सुधरने का मौका मिलता है तो वो क्या बनते हैं? डॉक्टर। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? मुन्ना भाई MBBS मूवी की। किसकी बात कर रहे हैं? मुन्ना भाई MBBS। MBBS तो किया नहीं था उन्होंने, पर बन गए थे डॉक्टर। अब देखो, इस उन्हें क्या थे? पहले वो एक गुंडे थे। ठीक है, लेकिन बाद में जब उनको सुधरने का मौका मिलता है तो ये भाई साहब क्या बन जाते हैं? डॉक्टर। यानी कि जब किसी को सेकंड चांस मिलता है सुधरने का तो वो सुधरना बट ऑब्वियस चाहता है। ठीक यही मकसद के साथ आता है हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। ठीक है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का भी यही मेन मकसद है कि जब आपको क्या कर दिया जाता है, पहले चांस तो दिया जाता है सुधारने का, उसके बाद आपको जेल में भेजते हैं। यही भेजते हैं ना कि पहले आपको क्या कर दिया जाता है, अगर आप पहली बार ऑफेंस कर रहे हो तो आपको क्या कर दिया जाता है? सुधरने का एक मौका दिया जाता है ताकि आप सुधर जाओ। लेकिन दोबारा से फिर आपको जेल भेजा जाता है ना। तो यही बात तो बोलता है आपका इस एक्ट कि अगर आप पहली बार कोई ऑफेंस कर रहे हो तो आपको क्या दिया चाहिए? सुधरने का मौका देना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे मुन्ना भाई को मिला था, जब उनको सुधरने का मौका मिला तो वो क्या बन गए? डॉक्टर। तो आज का पूरा एक्ट हम कहीं ना कहीं इसी से रिलेट करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से मुन्ना भाई क्या करता है, अपनी अलग अलग यूनिक स्टाइल से क्या करता है, जब वो डॉक्टर बनता है तो अपने पेशेंट्स की हेल्प करता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से क्या करता है? अपने पेशेंट की हेल्प करता है। ठीक उसी तरह ये एक्ट भी क्या करता है? आपको अलग अलग तरीके से सुधारने की कोशिश करता है। क्या करता है? अलग अलग तरीके से सुधारने की कोशिश करता है ताकि आप दोबारा से क्या बनो? क्रिमिनल नहीं बनो और आप क्रिमिनल नहीं कहलाओ। ठीक है, अब एक्ट की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि जब मुन्ना भाई जो है वो डॉक्टर बनता है, फिर उनके साथ कौन रहता है? सर्किट रहता है। तो सर्किट क्या बोलता है? अरे भाई सुन, तेरे भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है, तेरे दोस्त को क्या कर लिया? पुलिस ने पकड़ लिया। तो संजय दत्त यानी कि मुन्ना भाई क्या बोलते हैं कि अरे दोस्त ने पकड़ लिया है पुलिस ने, तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। सर्किट क्या बोलता है? वो टेंशन नहीं लेने का किसको बोलता है? सर्किट को बोलता है। क्यों बोलता है? कि भाई मेरे दोस्त ने क्या करा था, पहली बार ऑफेंस करा और पुलिस उसको छोड़ देगी। तो सर्किट बोलता है कैसे पुलिस उसको छोड़ देगी? भाई कैसे पुलिस उसको छोड़ देगी? तो ये कहता है भाई सर्किट मेरी बात सुन, बापू ने अपन को एक मस्त लॉ के बारे में बताया था। किसने बताया था? बापू ने। यानी कि किसने बताया था? महात्मा गांधी ने क्या बताया था? एक लॉ के बारे में बताया था। कौन से लॉ के बारे में बताया था उन्होंने? प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के, कि पहली बार कोई ऑफेंस करता है ना तो उसे छोड़ दिया जाएगा। फिर सर्किट बोलता है कि भाई तेरे दोस्त ने तो ऑफेंस कर डाला, पर वो 21 साल से कम का है और कभी उसे फिर जेल भेज दिया तो क्या बोलता है?
अरे नहीं भेजेगा, अरे पहले एक बार डांट फटकार के छोड़ देगा। तो ये जो डांट फटकार के छोड़ना, ये आपका कहा जाता है एडमोनिशन, और ये क्या है डांट फटकार के छोड़ना, सेक्शन 3 बात करता है, जो कि आपके एपीओ के सिलेबस से अभी आउट कर दिया, ठीक है। एडमोनिशन बात करता है। फिर अगर उसने दोबारा से क्राइम करा तो क्या होगा, उसको इम्प्रिजमेंट मिलेगा। लेकिन अगर वो 21 साल से कम का है तो उसको पुलिस अरेस्ट ही नहीं कर सकती, ठीक है। ये कौन बोलता है, सर्किट। अरे भाई वो तो 21 साल से कम का है, क्या पुलिस उसको अरेस्ट कर देगी? तो क्यों नहीं करेगी भैया, माइनर के लिए ऑफेंस है, माइनर के लिए हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ते हैं, पर यहाँ तो करेगी। लेकिन आपको प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट बोलता है, आप 21 साल से कम को अरेस्ट नहीं कर सकते, और उसको क्या नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन उसको सजा हो सकती है अगर नेचर, सर्कमटेंसेस और क्या देखे हम चीजों को, 3 चीजों को देखते हैं। हम 3 चीजों को कहाँ देखते हैं, सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 क्या बोलता है आपका, सेक्शन 6 आपका बोलता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन किस पे, 21 साल से कम के लोगों पे क्या लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन, कि आप 21 साल से कम को क्या नहीं दे सकते, सजा नहीं दे सकते। यही बात कौन बोलता है, आपका सेक्शन 6 बोलता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजमेंट अंडर द 21 ईयर ऑफ एज, यानी कि आप 21 साल वाले को। लेकिन फिर सर्किट आ जाता है, सर्किट बोलता है भाई कभी सजा दे देगा तो क्या करेगा, ठीक है। तो सजा दे देगा तो सजा ऐसे ही नहीं देगा, वो सजा किसकी रिपोर्ट पे देगा, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पे देगा। और प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट कौन सी होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है। ऐसी बात कौन बोल रहा है, ऐसी बात सेक्शन 7 बोलता है। सेक्शन 7 आपकी क्या बोलता है भाई, सेक्शन 6 तो आपको सीधी सी बात बोल देता है, क्या बोल देता है आपको सेक्शन 6, कि रिस्ट्रिक्शन होगी किस पे, इम्प्रिजमेंट ऑन 21 ईयर ऑफ एज, कि आप 21 साल से कम के व्यक्ति को क्या नहीं कर सकते, सजा नहीं दे सकते, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या बोलता है सर्किट, कि भाई कभी सजा दे दी तो मुन्ना भाई क्या बोलते हैं कि नहीं देगा रे, क्योंकि प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है। पर भाई ऐसा कहाँ लिखा है, तो ऐसा लिखा है सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 क्या बोलता है कि रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल तो होगी, लेकिन अब मुझे एक चीज बताओ कि ये जो रिपोर्ट है प्रोबेशन ऑफिसर की, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, तो जिसने ऑफेंस किया क्या उसको कुछ चीजें बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं। अगर कोर्ट को ऐसे लगता है कि ये इस चीज पे सबूत ला सकता है तो कोर्ट फिर उसको वो चीज पर्टिकुलर बता सकती है, ठीक है। तो अब सेक्शन 9 क्या बोलता है कि लेकिन भाई फिर भी इसने दोबारा से क्राइम कर दिया तो कौन बोलता है, सर्किट, ठीक है। सर्किट क्या बोलता है, लेकिन भाई ये तो येड़ा है, क्या है, येड़ा है, कभी इसने दोबारा से क्राइम कर लिया तो अरे नहीं करेगा, बॉन्ड भरवा देगा, ठीक है। कौन बोलता है, मुन्ना भाई, अरे पुलिस बॉन्ड भरवा लेती है, लेकिन अगर इसने फिर भी क्राइम कर लिया तो, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलते हैं सर्किट, ये तो येड़ा है, इसने क्राइम कर लिया तो भाई मुन्ना भाई बोलते नहीं करेगा रे, पुलिस बॉन्ड भरवा देगी। लेकिन अगर उसने फिर भी क्राइम कर लिया तो, फिर भी क्राइम कर लिया तो फिर क्या होगी, उसको उस बॉन्ड के लिए सजा देनी होगी। और ऐसा कहाँ बोला है, सेक्शन 9 बोलता है आपका। सेक्शन 9 क्या बोलता है, प्रोसीजर इन केस ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ बॉन्ड। तो सेक्शन 9 क्या बोलता है आपका, प्रोसीजर, किस चीज का प्रोसीजर, जब आप क्या करते हो, फेल हो जाते हो बॉन्ड की कंडीशन को फुलफिल करने में, दोबारा से क्राइम कर देते हो, तो आपका सेक्शन 9 आ जाता है, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि सर्किट बोलता है भाई क्या तू गारंटी ले रहा है, तो मुन्ना भाई बोलता है अरे मैं ले लेगा रे गारंटी, तो क्या हो जाएगा, वो श्योरिटी बन जाएगा। तो सेक्शन 10 यही बोलता है कि प्रोविजन रिलेटेड टू द श्योरिटी, गारंटेड से रिलेटेड प्रोविजन कौन देता है, आपके सेक्शन 10। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतने ही सेक्शन को कवर करेंगे जितने आपके एपीओ में आएंगे। आई होप आपको ये वाली थीम पसंद आई होगी। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द बैरेक्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। मैंने आपको हमेशा बोला है कि हम कोई भी एक्ट को पढ़े तो हमें उसे फंडामेंटल्स पता होना चाहिए, हमें उस एक्ट के बेसिक चीजें पता होना चाहिए, उस एक्ट का बेसिक ढांचा पता होना चाहिए। तो आज के इस एक्ट का नाम क्या है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। ये एक्ट कौन सा है, एक्ट नंबर, अगर हम देखें तो ये एक्ट नंबर कौन सा है, 20। कौन सा है, एक्ट नंबर 20। 20 से ये मतलब है कि ये उस साल का कौन सा 20वें नंबर का एक्ट है। इनेक्टमेंट डेट कौन सी है, 16 मई 1958, और एनफोर्समेंट डेट कौन सी है, 1 नवंबर 1962, ठीक है। तो एनफोर्समेंट डेट कौन सी है, 1 नवंबर 1962।
एक्ट किस पे बेस्ड है, रिफॉर्मेटिव अप्रोच पे बेस्ड है। किस अप्रोच पे बेस्ड है, रिफॉर्मेटिव अप्रोच, मतलब उनको एक सुधारने की प्रोसेस पे बेस्ड है, ठीक है, उनको एक सुधारने के अप्रोच पे बेस्ड है। चलिए, एम, ठीक है, इस पूरे एक्ट के पीछे, इस पूरे एक्ट का एम क्या है, इस पूरे एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। चलिए, द मेन एम बिहाइंड द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 इज टू गिव अपॉर्चुनिटी टू द ऑफेंडर्स टू रिफॉर्म देमसेल्फ, ठीक है। जैसे ही मुन्ना भाई को क्या मिलता है, डॉक्टर बनने का मौका मिलता है, तो वो गुंडागर्दी छोड़ के क्या करता है, डॉक्टर बन जाता है। तो वो क्या करता है, अपने आप को सुधारता है, एक रिफॉर्मेटिव अप्रोच को लाता है। तो यहाँ पे इस एक्ट का भी मेन मोटिव क्या है कि ऑफेंडर को क्या करना, रिफॉर्म करना, उसे सुधारना, rather than turning into the hardened criminals, instead of उसको एक क्रिमिनल बनने से रोकना, ठीक है। सेक्शन 562 ऑफ द सीआरपीसी 1898 आफ्टर अमेंडमेंट जो भी हो गया, ठीक है। सबसे पहले वाली सीआरपीसी कौन सी थी, 1898, उसका सेक्शन 560 है, वो इस एक्ट के बारे में बात करता है। क्या बात करता है, इस एक्ट से रिलेटेड प्रोविजन था। अब जब सीआरपीसी अमेंडमेंट हुई 1960 वाली सीआरपीसी, अगर हम देखेंगे तो अब भी सीआरपीसी चेंज होगी, तो वहां पे ये कौन सा बन गया, सेक्शन 360। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है सीआरपीसी का, ये इस एक्ट के पर्पज से ही बना था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो सिर्फ 21 इयर्स तक की बात करता है, लेकिन आपको प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में कहीं पे भी 21 इयर्स तो बोलता है, लेकिन किसी भी एज के पर्सन के बारे में ये बात करता है, पहली चीज, ठीक है। तो प्रोवाइडेड एनी पर्सन नॉट बिलो द एज ऑफ 21 years of age who may have not been convicted for an offense of imprisonment up to 7 years और नॉट कन्विक्टेड अप टू डेथ इम्प्रिजमेंट शेल बी रिलीज। तो यहाँ पे ये सीधी सी बात बोल देता है कि कोई भी ऑफेंडर हो, ठीक है, जो 21 साल से कम का हो और जिसने कोई ऐसा अपराध नहीं किया हो जो कि डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट और 7 साल तक की सजा के लिए हो, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। ऐसी बात कौन बोलता है, ऐसी बात करता है 360 ऑफ सीआरपीसी। अब ये एक्ट क्या बोलता है, हमें वो पढ़ना है, लेकिन इस एक्ट को पढ़ने से पहले हमें सीआरपीसी का सेक्शन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट था, ठीक है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट नहीं था, तो हम क्या पढ़ रहे थे, सेक्शन 560 से ये चीज पढ़ रहे थे, सेक्शन 560 1898 सीआरपीसी वाली से पढ़ रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट से पढ़ेंगे। चलिए, अब बिल ऑन प्रोबेशन, देखो आपके एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बन सकता है, देखो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अ बिल ऑन प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। कहाँ इंट्रोड्यूस करा गया था, लोकसभा में। पहले कब इंट्रोड्यूस करा था, नवंबर 18 1957 को। कब इंट्रोड्यूस करा था, नवंबर 18 1957, सॉरी। तो यहाँ से आपका एमसीक्यू बन जाएगा। अब ये एक और एमसीक्यू बन सकता है कि ज्वाइंट कमेटी बनी थी, तो क्या ज्वाइंट कमेटी ने एक्ट को पास करा था, हाँ जी, ज्वाइंट कमेटी की रिकमेंडेशन से ही प्रोबेशन ऑफ एक्ट जो है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जो है वो फोर्स में आया, ठीक है। अ ज्वाइंट कमेटी वाज फॉर्म टू कंसीडर द बिल अलाउिंग फॉर द रिलीज ऑफ प्रिजनर प्रोबेशन और आफ्टर प्रॉपर एडमोनिशन रिलेटेड मैटर। फिर क्या हुआ, ऑन 25 फरवरी 1958 द ज्वाइंट कमेटी डिलीवर इट्स रिपोर्ट टू द लोकसभा। तो एक जो ज्वाइंट कमेटी बनी थी, ज्वाइंट कमेटी जो बनी थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 25 फरवरी 1958 को, ठीक है। किसको सबमिट करी थी, लोकसभा को सबमिट करी थी। इन पार्लियामेंट द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट वाज अडॉप्टेड द एडवाइस ऑफ ज्वाइंट कमेटी। तो ये पूरा एक्ट जो है वो किसके रिकमेंडेशन पे अडॉप्ट किया गया था, तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ज्वाइंट कमेटी। यहाँ से अगेन आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन अराइज होता है। दो क्वेश्चन यहाँ से अराइज होने के चांसेस है। पहला कि प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट इंट्रोड्यूस कब किया गया था, लोकसभा में, ठीक है। साथ में ज्वाइंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी थी, ठीक है। चलिए, हम ये बोल सकते हैं क्या कि जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, ये एक मेथड, एक इंस्टीट्यूशनल मेथड है, ताकि हम जो ऑफेंडर्स को है रिफॉर्म कर सके। जी हाँ, बिल्कुल हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोबेशन इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये जो आपका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, जो प्रोबेशन जो है ना, वो आपका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। उस पूरे का प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, प्रोबेशन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कहाँ होगा, तो इसके लिए हमें देखना पड़ता है आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अलाउ करती है जजेस को,
ठीक है। अब प्रोबिशन वाज डील इन द सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी, दिस सेक्शन सीज दैट, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं इस एक्ट को पढ़ने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सीआरपीसी का सेक्शन 360 देखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं सीआरपीसी का सेक्शन 360। Any person who is not below the 21 year and is convicted of a crime for which punishment is imprisonment for 7 years or is convicted for an offense punishable with fine, ऐसा कोई भी पर्सन, ठीक है, जो 21 साल से कम का है। पहली चीज, अगर आप एडमोनिशन में भी देखोगे तो उन्होंने बोला एनी पर्सन, लेकिन यहाँ क्या बोला कि एनी पर्सन तो है, लेकिन क्या बोला 21 साल से कम, ध्यान देना इस चीज को। एंड इज कन्विक्टेड फॉर अ क्राइम which is punished with the punishment of imprisonment for 7 years, जिसकी सजा कितनी है, 7 साल तक की, 7 साल तक की, और इस कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस, और ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया कि जिसकी सजा कितनी है, फाइन, ठीक है, तो क्या माना जाएगा, वो ऑफेंस उसको रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बोली है, एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 21 ईयर्स, ठीक है, कोई भी पर्सन जो 21 साल से कम का है, ठीक है। और इफ एनी वुमन इज कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस, और अगर कोई वुमेन है उसको भी कन्विक्ट किया है फॉर नॉट पनिशेबल, कौन से ऑफेंस, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, दैट नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव्ड, ठीक है, उनने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है, कैसा अपराध, जिसकी सजा डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट, या फिर क्या बोला है, कोई प्रीवियस कन्विक्शन उनके अगेंस्ट प्रूफ नहीं हुआ है, तो भी उनको क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड अपीयर्स बिफोर द कोर्ट रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच ही हैज कमिटेड द माइट रिलीज ऑफ इट, या फिर कोई कोर्ट के सामने ऐसा सर्कमस्टेंसेस कोर्ट को दिखता है कि इनको रिलीज कर दिया जाना चाहिए, तो फिर कोई उनको कर देगी, रिलीज कर देगी। अब देखो सेक्शन 360 के मैं ड्रॉबैक बताती हूँ, यहाँ पे पर्टिकुलर किसकी बात कर दी, 21 साल की बात कर दी, ठीक है, और कोई महिला की बात कर दी। दूसरी चीज ये बोला कि अगर कोई सर्कमस्टेंसेस लगे तो रिलीज कर देंगे, लेकिन अगर आप प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट देखोगे ना, तो इसका पूरा ब्रॉड व्यू वहां पे आपको मिलेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेगी कि प्रोहिबिशन कब देना चाहिए, क्या प्रोहिबिशन ऑफिसर, अगर हम इस एक्ट को देखें तो यहाँ पे ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि प्रोहिबिशन ऑफिसर की रिपोर्ट जरूरी है, ठीक है, लेकिन प्रोहिबिशन ऑफिसर की रिपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इस पूरे प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में अगर आप देखोगे सेक्शन 4, तो सेक्शन 4 में भी क्या बोला है, उसके अगर हम सब क्लॉज 2 में देखेंगे कि प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट जो है वो बहुत जरूरी है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इस एक्ट के प्रीएम्बल की। किसकी बात करेंगे हम इस एक्ट के प्रीएम्बल की। देखो, an act to provide for the release of offenders on probation or after due admonition, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि इस एक्ट का मेन मकसद क्या है कि ऑफेंडर्स को रिलीज करना, पर किस बेसिस पे रिलीज करना, किस बेसिस पे रिलीज करना, देखो प्रोबेशन पे और आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। ये एडमोनिशन क्या है, ठीक है। अच्छा सब लोग मुझे बताओ कि प्रोबेशन और पैरोल में क्या डिफरेंस है, कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। ये एडमोनिशन का मतलब क्या होता है, डांटना फटकारना, मतलब आप किसी ऑफेंडर को सिर्फ डांट फटकार के भी क्या कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो, ठीक है। एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, और उससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनको, ठीक है। बी इनेक्टेड इन द पार्लियामेंट इन द 9th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब आजादी के 90वें साल में ये क्या बन गया था, एक्ट बन के हमारे सामने आ गया था। अब बात कर लेते हैं इसकी शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ठीक है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट में क्या बोला है कि एक्ट को हम क्या बोलेंगे, पहली चीज आप कोई सा भी बैरिक ले लो, ठीक है, उसमें सबसे पहले आपको क्या मिलता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, और उस शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट की पहली लाइन ही क्या बोलती है, एक्ट का नाम बोलती है, क्या बोलती है, एक्ट का नाम। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल, इसके लिए हमें जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से 2019 का जो एक्ट है वो क्या बोलता है कि अब ये चीजें होगी जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई होगी, ठीक है। इट शैल कम इनटू द फोर्स इन अ स्टेट एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट, ठीक है। फोर्स में कब आएगा, जब स्टेट गवर्नमेंट धीरे धीरे जैसे जैसे नोटिफाई करेगी वैसे वैसे ये फोर्स में आ जाएगा। चलिए आज हम बेसिकली किसकी बात करने वाले हैं, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 9 और सेक्शन 10, लेकिन क्या हम डेफिनेशंस नहीं पढ़ेंगे,
हम बिल्कुल डेफिनेशंस पढ़ेंगे। अब डेफिनेशंस कैसे पढ़ेंगे इसके लिए भी मेरे पास एक अच्छा सा लॉजिक है। चलिए देखो, आपको टोटल 4 डेफिनेशंस दे के रखी है। कितनी डेफिनेशंस दे के रखी है सेक्शन 2 में? 4 डेफिनेशन। सेक्शन 2 में 4 डेफिनेशन दे के रखी है। अच्छा, आपने चाचा विधायक है देखी है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ इसको अमेंड कर देते हैं। कैसे करेंगे कि चाचा प्रोबेशन ऑफिसर है हमारे, ये प्रिस्क्राइब किया गया है। क्या करना है हमको? चाचा जो है प्रोबेशन ऑफिसर है हमारे, क्या है? चाचा हमारे प्रोबेशन ऑफिसर है, ये प्रिस्क्राइब्ड किया है, ये प्रिस्क्राइब्ड किया है। अब देखो मैं कैसे बताती हूँ भाई, आपके ये जो चाचा है ना, इसको आप बना लो कोड, और कोड का है 2A में, ठीक है। आपके ये चाचा क्या बन गए? कोड बन गए, ठीक है। प्रोबेशन ऑफिसर कहाँ दे के रखा है आपके? 2B में, ठीक है। और प्रिस्क्राइब कहाँ दे के रखा है? 2C में। और लास्ट में आपका 2D क्या बोल देता है कि अगर कोई भी डेफिनेशन इसके अलावा लग रही है तो आप कहाँ चले जाओगे? आप चले जाओगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1963 में, ठीक है। कहाँ चले जाओगे? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1963। तो बस बन गया आपका सेक्शन 2 और सारी डेफिनेशंस हो गई कवर। देखिए, चाचा हमारे प्रोबेशन ऑफिसर है, ये प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो इसमें सारी डेफिनेशंस आ गई आपकी। अब डेफिनेशंस क्या बोलती है वो देखो। कोड का मतलब क्या होगा? सीआरपीसी 1963, सीआरपीसी 1898 नहीं, ठीक है। प्रोबेशन ऑफिसर कौन होगा? वो ऑफिसर जो सेक्शन 12 में अपॉइंट है, ठीक है। कहाँ अपॉइंट है? सेक्शन 12 में। अब इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि चाचा हमारे प्रोबेशन ऑफिसर है 12 नंबर, ठीक है, 12 नंबर में। तो 12 नंबर से आपको क्या याद हो जाएगा? 12 नंबर से आपको ये याद हो जाएगा कि प्रोबेशन ऑफिसर का मतलब हमें कहां से लेना है? सेक्शन 12 से लेना है। कहां से लेना है? सेक्शन 12 से लेना है। तो अब प्रोबेशन ऑफिसर मतलब क्या होगा? ऐसा ऑफिसर जो अपॉइंट किया गया है ऑफिसर और रिकॉग्नाइज्ड है अंडर सेक्शन 12। तो सेक्शन 12 कौन सा? प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होगा? प्रिस्क्राइब रूल मेड अंडर दिस एक्ट। जो भी रूल मेड इस एक्ट के अंदर बने हैं वो प्रिस्क्राइब्ड है। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन है जो यूज किए गए हैं बट इस एक्ट में नहीं बताए गए हैं। तो वो हमें कहां से लेना है? सीआरपीसी से। कहां से लेना है? सीआरपीसी से। आई होप आपको डेफिनेशंस क्लियर हो गई होगी। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन 6। अब मैंने आपको क्या बोला कि सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 9 और सेक्शन 10, आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये सिर्फ 4 सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, सेक्शन 6 क्या बात करता है? रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजमेंट अंडर 21 ईयर ऑफ एज, ठीक है। देखो, अक्सर आपने क्या होगा कि 18 साल से कम के को आप अगर किसी को भी पकड़ते हो तो उसको जुवेनाइल बोला जाता है और उसको जुवेनाइल कोर्ट भेजा जाता है। लेकिन वही 18 साल का अगर पहली बार अपराध करता है या वो 21 साल का भी है, वो पहली बार अपराध करता है। अपराध पहली बार कैसे कर सकता है भाई? जाने अनजाने में उसने गलती से किसी का सिर फोड़ दिया हो, ठीक है, किसी के बहकावे में आके कर दिया, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और वो क्या माना जाएगा? फिर उसको क्या कर सकती है कोर्ट जो है? वो डांट फटकार के छोड़ सकती है। लेकिन अगर डांट फटकार के छोड़ेगी तो उसके लिए सेक्शन 3 अप्लाई होगा। प्रोबिशन पे छोड़ती है तो उसके लिए सेक्शन 4 अप्लाई होगा। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि भले ये 21 साल से कम का है, इसको सजा नहीं देनी चाहिए, लेकिन कुछ नेचर, कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे हो गए कि हमें इसे क्या करना पड़ेगा? सजा देना ही पड़ेगा, तो सजा तो दे देंगे, लेकिन कोर्ट के पास सारी चीजें कौन ला के देगा? प्रोबेशन ऑफिसर ला के देगा। तो यही बात आपका कौन बोलता है? सेक्शन 6 बोलता है कि रिस्ट्रिक्शंस इम्प्रिजमेंट अंडर 21 ईयर ऑफ एज। अब सेक्शन 7, जैसे मैंने आपको बोला था कि क्या बोला था कि अरे भाई कभी नहीं छोड़ा तो
अरे भाई छोड़ देगा, कौन छोड़ देगा? प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट के बेसिस पे। तो ये, लेकिन अगर प्रोबेशन ऑफिसर को किसी ने भड़का दिया तो कौन पूछता है? सर्किट बोलता है अरे भाई प्रोबेशन ऑफिसर को किसी ने भड़का दिया तो अरे भाई नहीं भड़काएगा। क्यों? क्योंकि प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट जो होती है वो गुप्त रिपोर्ट होती है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है। फिर बात करते हैं हम सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 क्या बोलता है? प्रोसीजर इन केस ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ बॉन्ड। लेकिन भाई तेरा दोस्त तो येड़ा है। क्या है? येड़ा है। अगर उसने फिर से कर दिया तो तू जो बॉन्ड भर रहा है तो भाई फिर से सजा खाएगा। यही तो बोलता है कि अगर आप बॉन्ड की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाते और दोबारा से क्राइम करते हैं तो आपके ऊपर फाइन भी है। और यहाँ पे फाइन कितने की बात करिए? 50 रुपए की, और इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है। अब आता है सेक्शन 10, प्रोविजन एज टू द श्योरिटीज। अब मुन्ना भाई जो डॉक्टर है वो क्या कर रहे हैं? अपनी गारंटी दे रहे हैं। तो श्योरिटी से रिलेटेड प्रोविजन कौन बताता है? श्योरिटी से रिलेटेड प्रोविजन आपका सेक्शन 10 बताता है। लेट्स कम बैक टू द प्रोविजंस। अब बात करते हैं हम किसकी? सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 क्या बोलता है? ठीक है, सेक्शन 6 क्या बोलता है? चलो पहली चीज क्या बोलता है? रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजमेंट। पहली चीज क्या बोलता है? रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर ऑफ व्हेन एनी पर्सन अंडर द 21 ईयर ऑफ एज इज फाउंड गिल्टी। ध्यान रखना, एनी पर्सन तो बोला है लेकिन साथ में क्या बोला है? अंडर द 21 ईयर ऑफ एज। ठीक है, व्हेन एनी पर्सन अंडर द 21 ईयर ऑफ एज इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। ठीक है, जो भी है, कोई भी पर्सन जो 21 साल से कम का है, ठीक है, उसने ऑफेंस तो किया सजा के लायक, लेकिन उसने ऐसा ऑफेंस नहीं किया जिसकी सजा इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ है। पहली चीज उन्होंने क्लियर कर दी। ठीक है, द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी शैल नॉट सेंटेंस हिम टू द इम्प्रिजमेंट। तो ऐसी कोर्ट जिसने उस पर्सन को गिल्टी माना वो क्या नहीं करेगी? ये देखो, नॉट सेंटेंस हिम इम्प्रिजमेंट। ठीक है, shall not, ध्यान रखना वर्ड क्या लिखा है? shall not sentence him imprisonment। क्या बोला गया है? shall not sentence him imprisonment unless it is satisfied that having regard the circumstances, nature and character of the offender not desirable to deal। देखो यहाँ पे तीन चीज की बात बोली है। क्या तीन चीज बोली? सर्कमटेंसेस, नेचर और कैरेक्टर। अगर आप किसी को सजा नहीं दे रहे हो तो आपको पहले वो तीन चीजें देखनी पड़ेगी। अगर आप दे रहे हो तो भी तीन चीजें देखनी पड़ेगी। ये चीज तो इन्होंने क्लियर कर दी। क्या बोल दिया कि बट नॉट विथ इम्प्रिजमेंट, द पर्सन फाउंड गिल्टी शेल नॉट सेंटेंस इज इम्प्रिजमेंट अनलेस, जब तक कि वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते। उनको सजा कब तक नहीं देगी? जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते। किस चीज से सेटिस्फाई नहीं हो जाते? अगेन तीन चीजों से सेटिस्फाई नहीं हो जाते, नेचर, कैरेक्टर और सर्कमटेंसेस से। इट वुड नॉट डिजायरेबल टू डील विथ हिम अंडर सेक्शन 3। और अगर कोर्ट को भी ऐसा लगता है कि हम इसको एडमोनिशन में नहीं रख सकते, सेक्शन 3 में नहीं रख सकते, सेक्शन 4 में नहीं रख सकते, तो कोर्ट फिर क्या बोलेगी? प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट। तो किसको अपॉइंट करेगी कोर्ट? प्रोबेशन ऑफिसर, और वो अपनी रिपोर्ट देगा। तो क्या बोला है? इम्प्रिजमेंट, इट शैल रिकॉर्ड द रीजन फॉर डूइंग सो। तो पहली चीज, अगर वो उसको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में नहीं कर रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा? रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि आप उसको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में क्यों डील नहीं कर रहे हो, इसके आपको रीजन देने पड़ेंगे। भाई घर में भी ऐसा होता है ना कि अगर आप कोई काम नहीं करते हो या आप अपना पेपर नहीं दे रहे हो तो आपको रीजन बताना पड़ता है कि मैं आज पेपर क्यों नहीं दे रहा हूँ। ठीक उसी तरह आप कोर्ट के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि अगर आप उसको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 पे नहीं रख रहे हो तो क्यों नहीं रख रहे हो, उसका रीजन दो। ठीक है, इट शैल रिकॉर्ड द रीजन फॉर डूइंग सो। तो पहले क्लास में उसको क्या बोला है कि अगर कोई भी पर्सन जो 21 साल से कम का है उसने ऑफेंस तो किया है लेकिन उसकी सजा कैसी है? इम्प्रिजमेंट। ठीक है, उसकी सजा लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं है। ठीक है, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, उसको सजा देने से पहले वो क्या करेगी? उसकी तीन चीजें देखेगा, नेचर, कैरेक्टर और सर्कमटेंसेस। फिर भी अगर कोर्ट को लगता है इसको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में नहीं ले जा सकता तो वो उसका रीजन रिकॉर्ड करेगा। ये बात करता है आपका सेक्शन 6 का पैरा नंबर 1। ठीक है, अब क्लॉज 2 की बात करते हैं। क्लॉज 2 क्या बोलता है? क्लॉज 2 बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ वेदर इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू डील अंडर 3 और 4 विद एन ऑफेंडर, सबसेक्शन 1 ऑफ द कोर्ट शैल रिपोर्ट द प्रोबेशन ऑफिसर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये डिजायरेबल नहीं है डील करने की लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाई होना चाहते हैं तो आप क्या करो? प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट। प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट कैसे? जो सेक्शन 4 का सब क्लॉज क्या बोलता है आपको? सबसेक्शन 1
द रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, कंसीडर द रिपोर्ट, ठीक है। तो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट मांगी जाएगी और प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट के बेसिस पे क्या जज किया जाएगा, एनी अदर अवेलेबल रिलेटिंग टू द कैरेक्टर, फिजिकल, और ये सारी चीजों को देखा जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला, रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर इज कॉन्फिडेंशियल। तो पहली चीज जो सेक्शन 6 की थी वो क्लियर हो गई। सेक्शन 6 में दो ही चीजें बोली है, दो ही पैराग्राफ थे जो बता दिया कि इंफॉर्मेशन कौन देगा सारी चीजों की, उसके मेंटल कंडीशन, उसकी फिजिकल कंडीशन सब प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट से वो सारी चीजों को डील करेगा, ठीक है। अब आता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या बोलता है, रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर कॉन्फिडेंशियल। जो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट होगी ना वो क्या बोली जाएगी, कॉन्फिडेंशियल बोली जाएगी, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बोली जाएगी। रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर इज टू बी कॉन्फिडेंशियल। द रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर रेफर्ड इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4, ठीक है। कहाँ रेफर करी गई है, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4, सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6, दो जगह बोला गया है। देखिए यहाँ से अगेन आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर कहाँ से लेनी है, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6, ठीक है। शैल बी ट्रीटेड एज अ कॉन्फिडेंशियल। दोनों जगह की रिपोर्ट को क्या माना जाएगा, कॉन्फिडेंशियल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, कॉन्फिडेंशियल माना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इफ इट थिंक्स सो कम्युनिकेट द सब्सटेंसेस देयर ऑफ ऑफेंडर मे गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि रिपोर्ट तो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन जहां कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये बंदा कोई एविडेंस ला सकता है, ये जो एक्यूज्ड है कोई एविडेंस ला सकता है, तो उसको वो वाला पार्ट जो है वो बताएगा, ठीक है। यही चीज बोलता है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इफ इट थिंक्स सो फिट कम्युनिकेट द सब्सटेंसेस देयरऑफ ऑफ द ऑफेंडर एंड मे गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग सच एविडेंस मे बी रिलेवेंट टू द मैटर। जो भी उसके मैटर से रिलेवेंट है वो देने के लिए, ताकि वो एविडेंस ला सके। ये बात करता है आपका सेक्शन 7। चलिए डील करते हैं सेक्शन 9 से, ठीक है। सेक्शन 8 क्या है, सेक्शन 8 बोलता है वेरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ प्रोबेशन, कि प्रोबेशन की कंडीशन में चेंजेस करने हो तो हम कहाँ जाएंगे, सेक्शन 8 में। सेक्शन 9 क्या बोलता है, प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। अगर ऑफेंडर बॉन्ड की कंडीशंस को फुलफिल करने में फेल हो गया तो क्या प्रोसीजर होगा, ये बात बोली है। इसके एक एक क्लॉज को ध्यान से सुनना। इफ द कोर्ट व्हिच पासेस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंडर, ठीक है। पहली चीज ये बोलता है कि अगर कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर रही है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंडर, किसके रिस्पेक्ट में, ऑफेंडर के रिस्पेक्ट पे, और any court which could have deal with the offender in respect of his original offense, reason to believe on the report of probation officer or otherwise that the offender has failed to observe it। देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो बोली गई है ना वो है रीजन टू बिलीव। क्या होना चाहिए, आपके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए। किस चीज का रीजन टू बिलीव होना चाहिए, कि इसने क्या करा है, बॉन्ड की कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया है, ठीक है। Any court which could not have deal with the offender in respect of his original offense has reason to believe the report of a probation officer or otherwise, ठीक है। क्या बोला है कि report of probation officer या फिर that the offender has failed to observe any condition of the bonds enter into him it may issue warrant, ठीक है। देखो एक चीज और ध्यान रख लेना कि क्या बोला कि अगर प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पे या फिर आपको रीजन टू बिलीव है कि किसने ऑफेंडर जो है उसने बॉन्ड की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाया, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि इसको जो ऑफेंडर है उसको क्या होगा, वारंट इशू होगा, और जो श्योरिटी है उसको क्या होगा, समन इशू होगा, ठीक है। ध्यान रखना वारंट किसको इशू होगा, ऑफेंडर को, ठीक है, और श्योरिटी को क्या इशू होगा, समन इशू होगा, ठीक है। It may issue a warrant for him arrest or may, if it is think fit, issue a summon to him, ठीक है, and his surety। और अगर उसे लगता है तो वो उसे समन देगा, लेकिन पहले क्या देगा, वारंट। क्लियर बोल दिया, इट में इशू वारंट फॉर हिज अरेस्ट और मे, अगर उसे लगता है तो वो उसे समन देगा, नहीं तो पहले क्या देगा, वारंट। और समन किसको देगा, श्योरिटी को हमेशा समन ही देगा, श्योरिटी को कभी वारंट नहीं देगा, ठीक है। इफ एनी रिक्वायरिंग हिम or them attend before its such time as may specified to the summon, ठीक है। कब उनको अपीयर होना है, कब क्या करना है, सारी चीजें समन में स्पेसिफाई हो जाएगी। दूसरा पॉइंट इसका क्या बोलता है, द कोर्ट बिफोर विच एन ऑफेंडर इज सो ब्रॉड, ठीक है, जिस भी कोर्ट के सामने ऑफेंडर को लाया गया है
और appear may either remand him to the custody, या तो क्या करेगा जब तक के लिए ये चीजें वापस चल रही है तो या तो उसको कस्टडी में रखेगा या तो उसको उस टाइम तक के लिए रिलीज कर देगा, ठीक है। रिमांड हिम टू द कस्टडी अंटिल द केस इज कंक्लूडेड और इट में ग्रांट हिम बेल, वो कोर्ट का डिस्क्रिशन है, यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिशन पावर, यहाँ से आपका अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन अराइज होता है कि उसको रिमांड पे रखना है या बेल पे देना है, तो किसका डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, विद और विदाउट श्योरिटी टू अपीयर ऑन द डेट विच इट में फिक्स फॉर हियरिंग, या तो विद श्योरिटी और या विदाउट श्योरिटी के साथ, ठीक है, और क्या कर देगा एक डेट फिक्स कर देगा हियरिंग के लिए। थर्ड वाला क्लॉज क्या बोलता है, इफ द कोर्ट आफ्टर हियरिंग द केस, कोर्ट जो है वो केस सुनने के बाद, यहाँ पे क्या हो रहा है कि केस कंक्लूड नहीं हुआ है, सेकंड वाले क्लॉज में केस कंक्लूड नहीं हुआ है, उस बीच की कंडीशन बताता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि केस सुनने के बाद, मतलब ये बिफोर वाली बात करता है और ये आफ्टर वाली बात करता है। इज सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंडर इज फेल टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशन, अगर वो सेटिस्फाई हो गए कि ऑफेंडर ने कोई सी भी कंडीशन क्या करी है, फेल तो हुआ है, किसी कंडीशन को ऑब्जर्व करने में फेल तो हुआ है, तो क्या होगा, बॉन्ड्स एंटर इनटू द बॉन्ड एंड इट में फॉरफिट ऑफ द बॉन्ड और बॉन्ड्स एंटर्ड बाय हिम, ठीक है, जिस भी बॉन्ड में वो एंटर हुआ था उसकी इट में फॉरफिट, तो फिर क्या होगा, आइए देखते हैं। सेंटेंस हिम फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस, सपोज उसने कोई ऑफेंस किया था चोरी का, तो फिर क्या होगा, दोबारा से उसको कौन सी सजा मिलेगी, जो उसने चोरी करी थी ना वो सजा मिलेगी। भैया पहली बार में तो हमने आपको माफ कर दिया था, लेकिन अब हम आपको माफ नहीं करेंगे, आपने पहले चोरी की थी ना, तो अब जाओ चोरी की 3 साल की सजा जाके भुगतो, ठीक है। वेयर द फेलियर इज फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन फेलियर इज बाय द फर्स्ट टाइम, लेकिन उसने क्या करा, पहली बार बॉन्ड की कंडीशन को फुलफिल करने में नाकामयाब हुआ, ठीक है, पहली बार बॉन्ड की कंडीशंस को फुलफिल करने में नाकामयाब हुआ, देन विदाउट द प्रेजुडिस कंटिन्यूअस फोर्स इनटू बॉन्ड इंपोज अपॉन हिम अ पेनल्टी, तो क्या कर सकती है कोर्ट, क्या कर देगी कि ठीक है आपने पहली बार ऐसी गलती करी तो आप क्या करो 50 रुपए का जुर्माना दे दो, जुर्माना कितना है, अगेन प्री का क्वेश्चन है 50 रुपए, ठीक है, of the bond impose upon him a penalty exceeding 50 rupees, ठीक है, not exceeding 50 rupees, कितना बोला है, not exceeding 50 rupees, मतलब 50 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ क्लॉज क्या बोलता है, फोर्थ क्लॉज बोलता है इफ अ पेनल्टी इम्पोज्ड अंडर क्लॉज बी सबसेक्शन 3 इज नॉट पेड, हाँ लेकिन मैंने तो आपको 50 रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन अगर आप वो 50 रुपए का जुर्माना भी नहीं दे रहे हो तो जाओ भैया जेल काटो, और उसकी सजा कितनी होगी, द कोर्ट में सेंटेंस द ऑफेंडर फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस, तो वो सजा कौन सी होगी, वापस से ओरिजिनल ऑफेंस की होगी। तो ये थे आपके पूरे सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 9 और सेक्शन 10, ये इतने ही सेक्शन आपके एपीओ से सिलेबस से रिलेटेड है। इनके केस लॉस की मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगी, होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए एक बार से फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। सेक्शन 9, सेक्शन 9 क्या बोलता है, प्रोसीजर क्या होगा अगर आप फेल हो गए कंडीशन, तो क्या होगा, पहले तो वारंट इशू होगा, अगर और श्योरिटी को समन इशू होगा, ठीक है, अगर लगता है ऑफेंडर को भी समन इशू करना चाहिए तो समन हो जाएगा। दूसरी बार में क्या बोला उन्होंने कि अगर ऑफेंडर को या तो रिमांड पे रखेंगे या फिर क्या कर देंगे, बेल पे छोड़ देंगे, ये बिफोर वाली कंडीशन है। आफ्टर वाली कंडीशन में क्या बोला, या तो हम उनको ओरिजिनल ऑफेंस के लिए सजा दे देंगे या तो फिर हम क्या करेंगे, पेनल्टी इंपोज कर देंगे। तो ये पूरा आपका प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट था, ठीक है। हमारी जो एपीओ की क्रैश कोर्स की बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इफ एनीवन वांट टू जॉइन द एपीओ क्लासेस जस्ट कांटेक्ट ऑन द जुरिस सारथी नंबर, और आप चाहें तो हमें अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर हमें 15 जुलाई से पहले अगर आप एपीओ की क्रैश कोर्स में ज्वाइन होते हैं तो वी आर अवेलिंग द 50% डिस्काउंट ऑन अवर क्रैश कोर्स। चलिए, थैंक यू।